हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज पॉलिटिकल साइंस में एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो सैमुअल पी हंटिंगटन का ये कॉन्सेप्ट है जो आपने सुना होगा या आपके सिलेबस में होगा। तो आज हम इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग है, या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थेसिस है उसके क्या जस्टिफिकेशंस थे। लास्ट में हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ये मिथ है, राइट। तो एक होलिस्टिक ओवरव्यू लेंगे हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, और इसे इंटरलिंक करेंगे अदर जो पोस्ट कोल्ड वॉर जो थेसिस थे, जैसे कि एंड ऑफ द हिस्ट्री, इसके साथ में हम इसे कनेक्ट करके भी देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल एंड लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसे जो आपकी डिमांड होती है, बट एटलीस्ट आप लोग ना लाइक तो कर दिया करें प्लीज़। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी गाइज़। सो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी है, ये दी गई थी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। 1993 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और बाद में इन्होंने इसी के नाम से एक बुक पब्लिश कराई थी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड है, मतलब जहाँ पे कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंड यूएसए की जो हेजेमनी स्टैब्लिश हो जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स क्या होगा? कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, जिसे वो कहते हैं कि सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट कन्फ्लिक्ट। ओके, तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन है वो कहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में कल्चरल एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो होंगे मेजर सिविलाइजेशंस के बीच में होंगे, और ये सबसे बड़ा कारण बनेंगे कन्फ्लिक्ट का, ओके, जो वॉर का। देखो, पोस्ट कोल्ड वॉर में बहुत सारे डॉक्ट्राइन पॉपुलर हुए। आई होप कि आप पोस्ट कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड समझ रहे हो। पोस्ट कोल्ड वॉर वो टाइम पीरियड है जब दो सुपर पावर के बीच का जो आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक तरफ कौन था? लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो यूएसए लेड था, यूरोपियन कंट्रीज थे। दूसरी तरफ क्या था? जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी जो यूएसएसआर लेड था, रसिया जिसका हेड था। ओके, तो इनके बीच का आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कब ख़त्म होता है? जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है यूएसएसआर। यही हम इसे कोल्ड वॉर का एंड कहते हैं। और इसके बाद का टाइम पीरियड जाना जाता है पोस्ट कोल्ड वॉर। एंड पोस्ट कोल्ड वॉर में बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स, बहुत सारे कंसेप्ट पॉपुलर हुए थे। एक था एंड ऑफ द हिस्ट्री, जो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। फ्रांसिस फुकुयामा का एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एंड ऑफ द हिस्ट्री का। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि जो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर है, ये क्या है? एंड ऑफ द हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ के आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो ग्रोथ हो रही थी, उसमें लिबरल डेमोक्रेसी की फाइनली जीत हो जाती है। अब आगे कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी है, ये फाइनल फॉर्म है गवर्नमेंट का, और इसकी जीत हो गई। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, फासिज्म ख़त्म हो गया। अब तो कोई आइडियोलॉजी बची ही नहीं है, सिर्फ एक आइडियोलॉजी बची है, वो है लिबरल डेमोक्रेसी। तो एक एंड ऑफ द हिस्ट्री है। इसी को चैलेंज किया गया था किसके द्वारा? सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि नहीं भाई, कन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिबरल आइडियोलॉजी की अभी पूरी तरीके से आप जीत नहीं कह सकते हो। अब तो गेम शुरू हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये गेम कंटिन्यू रहेगा। जो अब जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे नए नए प्लेटफॉर्म उभर कर आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या नया प्लेटफॉर्म है? तो ये कहते हैं कि ये है कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, आइडेंटिटी। ओके, तो ये कह रहे हैं कि भले ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गए हों, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट जो पोस्ट कोल्ड वॉर 21st सेंचुरी में रहेगा, वो रहेगा कल्चरल इश्यूज़। अच्छा, इन्होंने ये क्यों कहा कि भाई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
जो सोर्स थे कन्फ्लिक्ट के वो ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 19th एंड 20th सेंचुरी में जो सबसे बड़ा लड़ाई, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के कारण थे वो क्या थे? टेरिटोरियल इश्यूज़, इम्पेरियलिज्म चल रहा था, कोलोनियलिज्म चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में और अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, राइट। तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद से फ्री मार्केट ऑलमोस्ट अब तक सबने अडॉप्ट कर लिया, तो इकोनॉमिक जो कन्फ्लिक्ट थे वो भी समाप्त हो गए, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी समाप्त हो गए क्योंकि यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया। तो अब प्राइमरी सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट नया उभर कर आया है। तो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में नए एरियानाज हैं या जो नए प्लेटफॉर्म हैं वो खुल गए हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन। और ये क्या है? कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। गेटिंग इट? तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि बेसिक चीज़ ये क्या कहना चाहते हैं। तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन है, ये फ्रांसिस फुकुयामा के एंड ऑफ द हिस्ट्री, जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इसको चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, हो सकता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हिस्ट्री हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, हिस्ट्री समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में अब नए चैलेंजेस खुलकर आए हैं, नए सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे अब 21st सेंचुरी में। कैसे कह रहे हो कि आप एंड ऑफ द हिस्ट्री हो गया? ओके, तो नए इन्होंने बताए वो यही कि जो कल्चर है अब 21st सेंचुरी में, जो कल्चर है, रिलीजन है, आइडेंटिटी है, ये शेप करेंगे हिस्ट्री को, और इस पे जो कन्फ्लिक्ट आएगा उसके आधार पर क्लैशेस होंगे। क्योंकि भाई कल्चर के बेसिस पे, सिविलाइजेशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी आइडेंटिटीज़ बना रहे हैं। मुस्लिम वर्ड, वी आर इंडियन, वी आर हिंदू, अमेरिकन फर्स्ट, चाइनीज़ सिविलाइजेशंस, इस्लामिक कंट्रीज़ का आप देख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी जब स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है, तो ये क्या है? क्लैश एंड कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगा, राइट। इस तरीके से जो सैमुअल पी हंटिंगटन है वो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को तो एक बार आप रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस हैं, आप इन्हें नहीं रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या है? वॉर तो होना ही है, कन्फ्लिक्ट तो होने ही है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन आगे बात करते हैं 9 प्रोमिनेंट सिविलाइजेशंस की, कि दुनिया भर में ये 9 प्रोमिनेंट सिविलाइजेशंस अभी फ्लरिश हो रहे हैं और इनके बीच में ही कन्फ्लिक्ट आएगा। आप 9 सिविलाइजेशन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि वेस्टर्न लिबरल या चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जापानीज़ सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, रशियन ऑर्थोडॉक्स का, इस्लामिक सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म का देख सकते हो आप। तो इस तरीके से सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि देखो, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एंड इस्लामिक कंट्रीज़ या इस्लामिक सिविलाइजेशन, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ये विजिबल हो रहे हैं। आपको 9/11 का अटैक याद है यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे? ये एक बहुत बड़ा इवेंट, और ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये अटैक था वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ की वैल्यूज़ पर, ये अटैक था वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर। ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था सैमुअल पी हंटिंगटन की इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो सैमुअल पी हंटिंगटन डिफ़ाइन करते हैं कि क्यों ये होगा। मेजर कन्फ्लिक्ट किसके बीच में आएगा? वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल, इसमें आएगा। इसे कहते हैं फॉल्ट लाइन कन्फ्लिक्ट। अभी हम देखते हैं, तो कह रहे हैं ये तो चल रहा है, ठीक है। अब ये क्यों चल रहा है हम इसे समझते हैं कि भाई हम इनकी ये जस्टिफिकेशन देंगे ना अपनी इस थेसिस के आधार पर जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कर रहे हैं। पहला कारण है यूएस की जो पॉलिसीज़ है ना, उसको देखकर पता चलता है कि वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को स्ट्रेंथन कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे टाइम इसका इंटरवेंशन जो मुस्लिम वर्ड्स पे है या मुस्लिम कंट्रीज़ को बेसिकली उनका यूज़ करना दूसरे अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। एक एग्जांपल इसे कैसे समझोगे? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया? अब यूएसए ने अफ़गानिस्तान
की जो जन्मभूमि है उसको खूब इस्तेमाल किया था, किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ। तो अफ़गानिस्तान में यूएसए ने खुद ही फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया, राइट। वहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उसको फ्लरिश होने दिया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने इसका यूटिलाइज़ किया, चाहता था कि जो रसिया है उसे हम कंटेन करें, उसे कहीं ना कहीं हम इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए इसे। तो जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हो तो एक दिन तो आपको के खिलाफ भी वो खतरा बनेगा। वही है ना, सांप को आप दूध पिला रहे हो तो एक दिन तो वो आपको भी काटेगा, है ना। तो ये होता है इस तरीके से। जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उससे रिलेटेड लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है अगेंस्ट द मेजर पावर कि भाई जब हम रसिया को ऐसा कर सकते हैं तो हम अमेरिका को भी क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये देखने को मिलता है आपका जो यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक होता है, एक मेजर सेटबैक होता है यहाँ पे, एक मेजर माइलस्टोन होता है किसके लिए? इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के लिए। ओके अब यहाँ से शुरुआत होती है, आप धीरे धीरे देखोगे यहाँ से शुरुआत होगी जो यूएसए की पॉलिसीज़ अगेंस्ट दी टेररिज्म। और यहाँ से जो टेररिज्म है वो एक ग्लोबल इशू बनाता है अमेरिका। गेटिंग इट? तो ये एक कारण। नेक्स्ट, वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म अपने उस तरीके में नहीं रहा। न्यू लिबरल थ्योरी आने के बाद से जो वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म मतलब जो अपनी एमएनसीज कंपनीज पूरी दुनिया में बिछाया हुआ है एंड प्रॉफिट के बेसिस पे काम चल रहे हैं, ओके दुनिया भर की इकोनॉमीज़ पर कब्जा कर रखा है। तो वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म का कंसेप्ट, कॉमन एनिमी। हाँ, सैमुअल पी हंटिंगटन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। सैमुअल पी हंटिंगटन जस्टिफिकेशन देते हैं कि देखो अभी तक जो मुस्लिम वर्ल्ड था, इस्लामिक कंट्रीज़ थे और जो यूएसए था, इनका कॉमन एनिमी था कौन? कम्युनिज़्म। कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, कम्युनिज़्म ख़त्म हो गया। कम्युनिज़्म ख़त्म होने का मतलब ये है कि एक ग्रेट पावर तो नहीं रहा, यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया क्योंकि राइट जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया तो अब जब कम्युनिज़्म कॉमन एनिमी ख़त्म हो गया तो ये जो दो है ना वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़, ये आमने सामने आ गए एक दूसरे के, ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ गए क्योंकि इनके कॉमन एनिमी अब ख़त्म हो गया। तो अब ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे और ये लड़ाई किस बेसिस पे होगी? कल्चरल डिफरेंसेस के बेसिस पे होगी। गेटिंग इट? तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन है ये कहते हैं कि दिस इज़ द फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट। क्या मतलब है इसका? नॉट अ मेजर चैलेंज, इससे भी बड़ा डायनासोर बैठा हुआ है। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि भाई इससे भी बड़ा चैलेंज अभी वेट कर रहा है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ का। तो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि भाई देखो फ्रांसिस फुकुयामा जी, एंड ऑफ द हिस्ट्री नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत हो रही है और फर्दर नए कन्फ्लिक्ट्स की। फॉल्ट लाइन कन्फ्लिक्ट शुरू होगा वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के बीच में, जिसको देखने को भी मिला। और लेकिन मेजर रियल चैलेंज तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन के साथ आएगा वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ का, राइट जो आजकल आप देख रहे हो एक नया टर्म हम लोग सुन रहे हैं, न्यू कोल्ड वॉर या यूएसए चाइना ट्रेड टेंशंस, ये सारी चीज़ें हम नए टर्म सुन रहे हैं ना। तो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि रियल चैलेंज तो अभी बैठा हुआ है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, राइट तो रियल चैलेंज कहाँ पर आएगा? चाइना के साथ में। अब ये क्यों आएगा? तो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो राइज़ ऑफ चाइना है, चाइना ने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा राइज़ किया है, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गई, राइट और जिस तरीके से वो अपना वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसीज़ से पूरा जाल बिछा रहा है वो आपने देखा होगा, बहुत आपने न्यूज़ में सुनी होंगी ये सारी चीज़ें। सो राइज़ ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन ये रियल थ्रेट बनेगा वेस्टर्न हेजेमनी का। जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं जिन्होंने अपनी हेजेमनी पूरी दुनिया में कर रखा है, डोमिनेंस कर रखा है। हेजेमनी का मतलब है डोमिनेंस। अब ना इनकी पूरी दुनिया में लीडरशिप चलती है भाई, वेस्टर्न वैल्यूज़ वेस्टर्न कल्चर का आप देखते होगे कि यूनिवर्सल टाइप का चलता है। तो ये रियल थ्रेट बनकर आएगा राइज ऑफ चाइना
क्यों? क्योंकि राइज ऑफ चाइना से जब कन्फ्लिक्ट होगा तो ये कोर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। अब कोर स्टेट का कंसेप्ट क्या है? आपको पता है वर्ड सिस्टम थ्योरी पे या डिपेंडेंसी थ्योरी पे दो तरीके के स्टेट बनाए गए, एक कोर स्टेट एंड पेरीफेरी स्टेट। ये इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरी है, अगर आपको कहिएगा तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लिया जाएगा। तो कोर स्टेट जो बहुत ही रिच एंड डेवलप्ड है, और ये पेरीफेरी स्टेट हैं, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट हो गए, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट हो गए, इनके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है कोर स्टेट के द्वारा। अब ये आप चाहे इम्पीरियलिज्म कह लें इसे, राइट, कुछ भी कह सकते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हैं इसे। तो अब जो लड़ाई नेक्स्ट होगी, अभी तक तो कोर एंड पेरीफेरी के बीच पे हो रही थी, अब कोर और स्टेट, चाइना भी कोर स्टेट है एंड यूएसए भी कोर स्टेट है, दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। अभी तो पावरफुल एंड नॉन पावरफुल के बीच में हो रहा था, तो इतना मज़ेदार नहीं था गेम। मज़ेदार गेम कब होगा? जब दोनों ही साइड पावरफुल होंगी। गेटिंग इट? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म चैलेंज बनेगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, राइज ऑफ चाइना कैसे बनेगा। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के सपोर्टर्स, एक तरफ सपोर्टर्स भी हैं और एक तरफ क्रिटिक्स भी हैं। सपोर्टर कहते हैं कि नहीं भाई, हाँ वाकई में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस प्राइमरी सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होंगे 21st सेंचुरी में। ओके, पोस्ट कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने जस्टिफिकेशन दिए, जैसे कि यूएसए पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ उसके आधार पर आप कह सकते हो। ग्लोबल टेररिज्म जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, बोको हराम की एक्टिविटीज़ देख लीजिए, जो डायरेक्टली किसके खिलाफ है? वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ के। तो सपोर्टर कह रहे हैं नहीं, सैमुअल पी हंटिंगटन सही कह रहे हैं। देन राइज ऑफ चाइना, और जिस तरीके से राइज ऑफ यूएसए एंड चाइना की जो टेंशन है वो राइज हो रही है, न्यू कोल्ड वॉर का इसे टर्म दिया जा रहा है, राइट। इसके बाद से चाइना यूएसए ट्रेड वॉर जो चल रहा है, तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये सही बात कह रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चलेगा। जो क्रिटिक्स हैं, जो सपोर्ट नहीं करते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन के इस कंसेप्ट को, वो कहते हैं कि ये थ्योरी एक्यूरेट नहीं है। अब इसके बहुत सारे हम देखते हैं कि क्रिटिक क्या कहते हैं। तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये वाइडली डिबेट की गई है, क्रिटिसाइज़ की गई है स्कॉलर्स एंड पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। लोगों ने एक आर्गूमेंट करते हैं कि ये ओवर सिंप्लीफाई करती है द कॉम्प्लेक्स ऑफ डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने इसे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही जनरलाइज कर दिया है, राइट। और इस तरीके से कन्फ्लिक्ट एंड डिवीज़न के लिए क्या कर रहे हैं? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कर रहे हैं कि भाई नहीं, कल्चर एंड रिलीजियस डिफरेंसेस हैं और इस आधार पर ये कन्फ्लिक्ट चलेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं क्रिटिक्स की जो ये थ्योरी है सैमुअल पी हंटिंगटन की, ये रोल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उसके रोल को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है। कह रही है कि नहीं, अब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स प्राइमरी सोर्स नहीं रहेंगे लड़ाई का या कन्फ्लिक्ट का, राइट। तो इस चीज़ को इग्नोर किया है। तो क्रिटिक्स कहते हैं नहीं भाई, हम रोल ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि आप देखोगे कि बहुत सारा पोटेंशियल है कि कोऑपरेशन के, डायलॉग के अक्रॉस द सिविलाइजेशन। आप कैसे कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट होगा? बहुत सारे लीडर्स हैं ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं भाई, जो वेरियस सिविलाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, डायलॉग इस्टेब्लिश होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इंडिया में भी आप देख लें, सॉफ्ट डिप्लोमेसी हम अडॉप्ट करते हैं ना, जहाँ पे जैसे बुद्धिज़्म, हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्ट करते हैं तो बुद्धिज़्म के थ्रू करते हैं। तो कल्चर का यूज़, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये हम सब क्या है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई कोऑपरेशन एंड डायलॉग भी तो एग्जिस्ट कर रहा है सॉफ्ट डिप्लोमेसी के नाम पे, राइट। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि कन्फ्लिक्ट ही होगा? देन इसके बाद से एक और मेजर क्रिटिक्स हैं जो इस थ्योरी के, जिसे आपको मेंशन ही करना है अपने आंसर में, एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड कहते हैं कि जो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी थ्योरी दी है ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये कुछ नहीं, क्लैश ऑफ इग्नोरेंस है, और ये मिथ है जो सैमुअल पी हंटिंगटन कह रहे हैं।
ओके कुछ लोगों ने तो ये भी ब्लेम लगाया कि इस तरीके से सैमुअल पी हंटिंगटन जस्टिफाई करेंगे यूएस की इंटरवेंशन को इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए कल को यूएस ने फॉर एग्जांपल इस्लामिक वर्ल्ड में जाकर इंटरवेंशन किया, तो इस थ्योरी के आधार पर तो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि यूएसए जो इंटरवेंशन कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से हो रहा है ये चीज़ें, या यूएसए कन्फ्लिक्ट को रोकना चाह रहा है कि सिविलाइजेशन के आधार पर ना हो, इसलिए कर रहा है। तो यूएस के इंटरवेंशन को कहीं ना कहीं से आप जस्टिफाई कर लोगे। ओके तो इस तरीके से क्रिटिक्स ने कि अपने अपने मतलब किया हुआ है, जो सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है और अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। तो आई होप कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपको समझ में आ गया और ये एंड ऑफ द हिस्ट्री से कैसे लिंक है ये समझ में आ गया, और इसके क्रिटिक्स क्या कहते हैं, राइट। क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना गाइस। एंड अगर एक बार हम समराइज़ करें तो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में प्राइमरी सोर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट क्या रहेगा, कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। हमने जस्टिफिकेशंस देख लिए हैं, राइट। और सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि भाई एंड ऑफ द हिस्ट्री अभी हुआ नहीं है, जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था, राइट। अब एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री नहीं एंड हुई है। अभी 21वीं सेंचुरी में नए एरियाज़ खुल गए हैं कन्फ्लिक्ट के, वो हैं कल्चर और रिलीजन के आधार पर, और बहुत सारे हमने ये चीज़ें देखी। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक मिथ है, क्लैश ऑफ इग्नोरेंस है, ये कुछ नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड नोशन है। ओके हमने सपोर्ट्स पे पॉइंट देख लिए और हमने इसके अगेंस्ट में भी पॉइंट देख लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। And please like, share and subscribe my channel. It's a humble request guys, and see you in the next video. Bye bye, take care.